हेलो बच्चों, 10वीं के बच्चों का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। जिस प्रकार बच्चों अब आपकी परीक्षा में लगभग 1 महीना से 1.5 महीने का समय रह गया है, तो अब आपको बहुत ही फास्ट रिवीजन की ज़रूरत है। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पूरे 1 से लेकर 14 तक के जो चैप्टर है आपके, उन सभी का रिवीजन भी करवाऊँगा। और यहाँ पर आईएमपी आपके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव, तो बच्चों हम ऑब्जेक्टिव से शुरुआत कर रहे हैं। यदि आपके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव सही निकले तो आप बहुत अच्छे नंबर इसमें कर सकते हो। और इसी में मैं सारे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो बच्चों ये सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जिन बच्चों को 10वीं का भी बोर्ड का एग्जाम देना है, मैं आपको जो ऑब्जेक्टिव अभी यहाँ पे करवाऊंगा और जिस प्रकार से आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाऊंगा डिटेल में, तो यहाँ से आपकी मैथ्स की तैयारी और भी अच्छी हो सकती है। तो मैंने एक पहल चालू करी है आप सभी बच्चों के लिए, 10वीं के बच्चों के लिए, कि जिससे आप आपका फास्ट रिवीजन यहाँ पर कर सकते हो। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी वीडियो मिस नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है, शुरू से अंत तक बने रहना है। और मैं 1 से लेकर पूरे 14 तक जो जितने भी चैप्टर है, पूरे चैप्टर में यहाँ पर आपके कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो फटाफट से जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो सब्सक्राइब कर ले और डेली यहाँ पर आप अपने वीडियो देख सकते हो। तो आइए बच्चों, बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर मैं आपको बहुविकल्पीय प्रश्न करवाना चाहता हूँ। जिस प्रकार आपके पेपर में इस बार बहुविकल्पीय प्रश्न आए थे, उन्हीं को हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपको दिया है, सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर अपन देखते हैं कि एन स्क्वायर माइनस वन 8 से विभाज्य होगा। मतलब अपने को जो एन स्क्वायर माइनस वन है वो किस संख्याओं से विभाज्य होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं, सबसे पहले अपने को दिया है एक पूर्णांक से। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है बच्चों? पूर्णांक संख्या के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पूर्णांक संख्या है जैसे जीरो से स्टार्ट होती है, तो इधर जाएगी एक, एक के बाद में आएगा दो, दो के बाद में आएगा तीन, डेस अनंत तक। और हम जीरो से पीछे चलेंगे तो माइनस का एक, माइनस का दो, और यहाँ पर माइनस का तीन, और ऐसे हम डेस माइनस अनंत तक हम चलते जाएंगे। तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाएगी? आपकी पूर्णांक संख्याएं कहलाएगी, है ना। तो ये जो पूर्णांक संख्या आपको यहाँ पर देखने को मिली है, इस प्रकार की संख्याएं सारी की सारी क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। तो अब वो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि किससे विभाज्य होगा, क्या पूर्णांक से होगा। तो यदि हम पूर्णांक की वैल्यू रखें, मान लो अपन यहाँ पर जीरो रख देते हैं, तो जीरो अगर एन की जगह यहाँ पर एन स्क्वायर माइनस वन, माइनस का यहाँ पर वन है, और बटे में क्या है आपका? आठ है। अब मैं एन की जगह पूर्णांक में कुछ भी रख सकता हूँ, क्योंकि पूर्णांक के अंदर जीरो भी आता है, माइनस वन भी आता है, माइनस का दो भी आता है, प्लस का दो भी आता है, कुछ भी रख सकते हो। मान लो अपन ने दो रख दिया, यहाँ पर एन की जगह क्या रख देंगे अपन? दो। तो यहाँ पर हो जाएगा दो का वर्ग और माइनस का एक, और बटे में क्या है आपका? आठ है। तो दो का वर्ग क्या हो जाएगा? चार। यहाँ पर लिख देते हैं अपन, दो का वर्ग क्या हो जाएगा? चार, ऋण का एक, और बटे में क्या हो जाएगा? आठ। तो चार में से एक गया तो तीन, तो तीन बटे आठ। क्या तीन में आठ का भाग जाता है? नहीं जाता है। तो ये संख्या पूर्णांक से विभाज्य नहीं होगी, है ना। आगे चलते हैं, एक प्राकृत संख्या से होगी। प्राकृत संख्या मैं बता देता हूँ आपको। प्राकृत संख्या बच्चों एक से स्टार्ट होती है, एक, एक के बाद में आता है दो, दो के बाद में आता है तीन, तीन के बाद में आता है चार, ऐसे डेढ़ कहाँ तक चल जाओ आप? अनंत तक चल जाओ, तो अपने को क्या मिलेगी? प्राकृत संख्या मिलेगी। तो अभी जैसे मैंने दो रख के देखा था पूर्णांक के अंतर्गत, तो दो आप इस समय रख के देंगे तो आप इसका आंसर जाएगा 3/8, और 3/8 यहाँ पर क्या भाग जाएगा क्या इसका? प्राकृत संख्या से, तो इसका उत्तर प्राकृत संख्या भी नहीं आएगा। नेक्स्ट हम आगे की ओर बढ़ते हैं, एक विषम पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक मैंने बताया आपको, लेकिन उसमें अपने को विषम पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक हम उन संख्याओं को बोलते हैं विषम संख्या। वे संख्या कहलाती है जिनमें दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। तो जैसे एक से स्टार्ट करते हैं, एक, एक के बाद में आता है आपका तीन, तीन के बाद में आता है पाँच, ऐसे डेढ़ आप चलते जाओ, जिसमें संख्या में भी दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, वो सारी विषम संख्या कहलाएगी। तो हम विषम संख्या स्टार्ट करते हैं। पहले हमने यहाँ पर एन स्क्वायर माइनस वन में सबसे पहले अपन एक रखते हैं, तो एक का वर्ग कर देंगे और माइनस का एक। तो एक का वर्ग करेंगे तो एक, और एक में से एक जाएगा तो कितना बचेगा? जीरो। और जीरो में यदि मैं आठ का भाग दूंगा तो जीरो ही आएगा। कितना आएगा यहाँ पर? जीरो ही अपने को मिलेगा। तो ठीक है, एक का तो भाग अगर अपन देंगे तो ठीक है, इसमें चला जाएगा। फिर अपन एक के बाद में विषम संख्याओं में एक के बाद में क्या आता है अपना? एक के बाद में अपना आता है एक, एक आया, एक के बाद में आता है अपना तीन, तो अपन तीन रख के देख लेगा, भी इसमें भाग चल जाता है। तो तीन का वर्ग, क्योंकि एन स्क्वायर है, एन की जगह मैंने तीन रखा, एन का तीन का वर्ग माइनस वन, और बटे में आ जाएगा आपका आठ। तीन का वर्ग करेंगे, तीन तिया नौ, और नौ में माइनस का एक, और बटे में आठ। अब बताओ, नौ में से एक जाएगा तो क्या बचेगा? आठ, और बटे में क्या आ जाएगा आपका? आठ ही जाएगा, और आठ से आठ कट जाएगा तो कितने बच जाएगा? एक। मतलब इसमें तो भाग जा रहा है। तो जितनी भी विषम संख्या आप रखोगे तो एन स्क्वायर माइनस वन पूरी तरह आठ से विभाज्य होगा। तो इसका करेक्ट आंसर अपने को यहाँ पर मिल चुका है। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर एक पूर्णांक, एक विषम पूर्णांक होगी। तो ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है, यदि एच सी एफ आपको दिया है, एच सी एफ आपको दिया है यहाँ पर 65 और 117। तो
65m-117 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किस रूप में इसको लाया जा सकता है? तो सबसे पहले आपको 65 और 117 का एचसीएफ पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? एचसीएफ। और एचसीएफ आप सभी को पता है, वो संख्या होती है जिसका इन दोनों संख्याओं में एक साथ पूरा पूरा भाग चल जाए। जैसे सबसे छोटी संख्या अगर बताओ एक, तो एक का भाग 65 में देंगे तो चला जाएगा पूरा पूरा 65 बार, और एक का भाग में 117 में दूंगा तो 117 बार पूरा पूरा भाग चल जाएगा। तो इससे बड़ी और भी कोई संख्या है क्या जो इसका पूरा पूरा भाग जाता है? तो इससे देखो पूरी एक और बड़ी संख्या है, एक से अगर अपन बड़ी संख्या देखेंगे, एचसीएफ में अपने को बड़ी से बड़ी संख्या देनी है जो इन दोनों में एक साथ पूरा पूरा भाग चल जाए। देखनी है ऐसी बड़ी संख्या अपने को। तो एक का देखा तो एक का तो दोनों चलेगा। फिर अगली बड़ी संख्या 13 हो सकती है। 13 का भाग अपन 65 में भी देते हैं और 13 का भाग 17 में देते हैं। तो 13 एकम 13, 13 पंजे 65, और 13 एकम 13, 13 नमक 117, मतलब 13 का भाग चल गया। अब 13 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें इन दोनों में एक साथ पूरा पूरा भाग चल जाए। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों का जो एचसीएफ मुझे मिलेगा वो मिलेगा 13, है ना। तो अब यहाँ पर यदि हम इसकी जगह एम की जगह क्या रख दें यहाँ पर, एम की जगह अपन यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 13। कितना पुट कर देंगे यहाँ पर अपन? 13। तो जैसे आप इसमें 65 में 13 का गुणा करोगे तो और जो घटाओगे तो आपका यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो मैं डायरेक्टली इसका आंसर आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इनका जो अंतर निकलेगा, एम की जगह आपको सिर्फ क्या पुट करना है, यहाँ पर 13 पुट करना है, और 65 में 13 का गुणा करना है और 117 में से घटाना है। तो जब आप इस तरह से घटा दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा बी वाला, है ना। कितना आ जाएगा? बी। तो दो इसका राइट आंसर आ जाएगा। आप इसको सोल्व करके देख लेना, है ना। यदि आपको प्रॉब्लम आए तो बता देना। फिर थर्ड देखना, वहाँ बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 एवं 8 शेषफल बचे, है ना। अपने को ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर 5 एवं 8 शेषफल। तो इन दोनों संख्या को विभाजित करना है, तो सबसे पहले अपन 13 से भाग दे ले। देखो 13 से मैं 70 में भाग देता हूँ, तो 13 पंजे 65, 65 बार चला जाएगा। तो 70 में से, यदि मैं 70 में से 65 को घटा दूंगा तो मेरे पास क्या शेषफल बचेगा? 5। तो मतलब पहली कंडीशन तो फॉलो कर रहा है। अब 125 में और दे लो, 125 में और 13 का भाग दे दो, तो 13 नमा की 117 बार चला जाएगा, और 125 में से 117 को घटाएंगे तो कितने बचेगा? 8। मतलब दोनों कंडीशन फॉलो हो रहा है। तो ये जो आपका थर्ड वाला है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है अपना ए वाला, है ना। मतलब 13 से इन दोनों में अगर मैंने भाग दिया तो शेषफल मेरा क्या बचा? एक बार तो मेरा 5 शेषफल बचा, और एक बार मेरा कितना बचा? 8 बचा, है ना। अगले क्वेश्चन को, नेक्स्ट वाले पे हम चलते हैं। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पर। यदि दो धनात्मक पूर्णांक अपने को दिए हैं, ए और बी। धनात्मक पूर्णांक जो जीरो से अपन राइट हैंड साइड चलते हैं, मैंने आपको बताया था जीरो से अपन चलेंगे 1 2 3, तो ये सभी धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगे अनंत तक। तो ऐसे ए और बी अपने पास में धनात्मक पूर्णांक दिए हैं और इसको ए एवं बी के रूप में लिखे हो। तो ए का मान अपने को यहाँ पर दिया है, ए बराबर अपने को दिया है एक्स पे घात 3 और वाई पे घात 2, और बी बराबर दिया अपने को एक्स पे घात 1 और वाई पे घात 3। जहाँ एक्स एवं वाई जो अपने को दिया है वो क्या दिया है? एक्स और वाई अपने को यहाँ पर दिया है, एक्स और वाई का मान अपने को यहाँ पर दिया गया है अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है ये? अभाज्य। अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे पहले बता दूं आपको, वे संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है जिसमें एक तो एक का पूरा पूरा भाग जाता है और स्वयं उस संख्या का भाग जाता है, इसके अलावा किसी अन्य संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। जैसे एक एक में, मैं बता दूं आपको, एक एक में काय का भाग जाएगा? एक तो यहाँ ना भाज्य होती है और ना ही क्या होती है आपकी अभाज्य। तो एक से हम आगे बढ़ते हैं, एक से यदि हम आगे बढ़ेंगे तो कितना आता है? 2। अब 2 को हम देखते हैं, तो देखो 2 में एक तो एक का भाग जाएगा और दो में एक स्वयं दो का भाग जाएगा। इसके अलावा और कोई संख्या है जिसका पूरा पूरा भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तीन, तो तीन में भी एक तो एक का भाग जाएगा और तीन का भाग जाएगा, तो तीन में अभाज्य एक तीन। फिर क्या चार है? क्या चार नहीं है, क्योंकि चार में एक का भाग जाएगा, दो का भी चला जाएगा और एक स्वयं चार का भी चला जाएगा। तो ये जो चार है ये तो भाज्य संख्या बन गई। तो अपने पास में अभाज्य संख्या है, वो उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं जिसमें किसी भी संख्या का भाग ना जाए। एक तो एक का जाएगा और स्वयं उस संख्या का जाएगा, इसके अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो इस प्रकार की संख्याएं अपनी कहलाती है अभाज्य संख्याएं। तो ठीक है, अपने को तो क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है ए और बी का। इस ए का और बी का क्या निकालना है अपने को? एचसीएफ निकालना है। तो सिंपल सा है एचसीएफ निकालने का, मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बताता हूँ। दोनों संख्याएं एचसीएफ होगी क्योंकि यहाँ पर भी एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है। तो एक्स की सबसे कम घात देखो, यहाँ पर एक्स पे घात कितना है? 3 है। इसमें एक्स पे घात कितना है? 3 है। और इसमें एक्स की घात कितनी है? 1 है। तो छोटी घात ले लो, तो एक्स पे घात 1 ले लिया अपन ने। फिर वाई पे घात यहाँ पर 2 है और यहाँ पर वाई पे घात 3 है, तो दोनों में कम कौन सी है? वाई पे घात 2 है। तो यही क्या आ जाएगा इसका एचसीएफ। तो एक्स
एक्स इंटू वाई स्क्वायर, तो ये बी वाला इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से जब भी आपको ऐसी संख्याएं दे एक्स वाई या ए बी सी डी के रूप में, जहाँ पर आपसे एच सी एफ का मान पूछे, तो आप हमेशा एक गलती मत करना, जो सबसे छोटी घात वाली संख्या है वही क्या होगी, एच सी एफ होगी, और दोनों में कॉमन होना चाहिए। ठीक है, आगे की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं, है ना। नेक्स्ट अपने को दिया है पांचवा क्वेश्चन। यदि दो धनात्मक पूर्णांक p एवं q निम्न की तरह व्यक्त किए जाए कि p बराबर अपने को दिया है यहाँ पर ए बी का वर्ग और q बराबर दिया है ए क्यू बी, जहाँ ए और बी वही अभाज्य संख्या है, तो इसका एलसीएम, तो अभी जैसे मैंने एचसीएफ का फंडा बताया था कि सबसे कम घात लेनी है, लेकिन एचसीएफ एलसीएम का उल्टा होता है, सबसे अधिक घात लेनी है अपने को। तो यहाँ पर ए पे घात एक है पी वाले में, और क्यू वाले में ए पे घात तीन है, तो ए पे घात तीन को ले लो। और क्या दिया है, बी का वर्ग, और यहाँ पर बी दिया है, तो अधिकतम घात ले लो बी का वर्ग, तो इसका एलसीएम आ जाएगा ए पे घात तीन और बी पे घात दोनों, ये सी वाला आ जाएगा, है ना। तो एलसीएम में अपने को क्या करना है कि अधिकतम घात लेनी है, और एचसीएफ में अपने को क्या लेनी है, न्यूनतम घात लेनी है। तो इस प्रकार से आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल लोगे। अगला क्वेश्चन है, एक अशून्य परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव होता है। एक मतलब आपको परिमेय लेना है, परिमेय मतलब अपने ने लिया 3/2 यहाँ पर लिया है, और एक अपरिमेय संख्या मान लो √2 है। इन दोनों का अपन यदि आपस में गुणा करेंगे तो ये संख्या अपने को मिलेगी 3√2, और बटे में क्या मिल जाएगी अपने को 2। तो सदैव क्या मिलेगी अपने को, सदैव एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। ये जो बनने वाली संख्या है इनके दोनों गुणा से, ये भी अपने को क्या मिली है, अपरिमेय संख्या ही मिली है। इनका गुणनफल हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, सदैव क्या मिलेगी अपने को, अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपने को नेक्स्ट दिया है, वहाँ छोटी से छोटी संख्या जो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं दोनों को सम्मिलित करने से विभाज्य हो जाए। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या आपको इसमें देखनी है जो सबसे कट जाए। तो देखो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है 10, तो 10 में 3 का भाग नहीं जाता है, 1 और 10 के बीच में 3 भी आता है, तो ये आंसर हो नहीं सकता अपना। 100, तो 100 में आपका 2 का भी चल जाएगा, 5 का भी चल जाएगा, 10 का भी चल जाएगा, लेकिन 9 का नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। 504 मतलब इसमें काई से भाग देंगे अपन, यदि 6 से देंगे तो 6 8 48, 6 9 6, 7 से देंगे अगर अपन, तो 7 7 49, 7 14, 8 से देंगे 8 से 24, 8 चुक 32, और 8 6 48, 8 से चला जाएगा, 9 से चला जाएगा, 6 और 5 से, लेकिन इसमें 5 से नहीं जाएगा, है ना। हाँ, तो इसमें 5 से नहीं जाएगा, तो 1 और 10 के बीच में ये 5 भी नहीं आएगा। तो पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा है। दूसरा ऑप्शन भी गलत है क्योंकि इसमें 7 से नहीं जा रहा है। इसमें वाले में अपना 5 से भाग नहीं जाएगा, तो केवल डी ऐसा ऑप्शन है जिसमें 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं का भाग चल जाएगा। 1 का तो सभी संख्याओं में भाग जाता है, 2 का भी चला जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 2 है, 3 का चल जाएगा क्योंकि 5 2 7 और 2 9 9, मतलब 3 के पहाड़े में 9 आ रहा है, इन अंकों को जोड़ लो, 2 5 और 2। तो ये देखो 5 में अगर मैं जोड़ूँ तो 7, 7 और 2 कितना जाएगा, 9 9, 3 के पहाड़े में आता है, मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा और 9 का भी जाएगा, 8 का भी चला जाएगा 252 में, 4 का भी चला जाएगा, 5 का भी चला जाएगा, तो सभी संख्याओं का भाग चला जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा डी वाला, है ना। अगला हम नेक्स्ट चलते हैं। अपने को दिया है 8वां क्वेश्चन कि 96 और 404 का एचसीएफ। तो एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका एक साथ दोनों में भाग चला जाएगा। तो इन दोनों में 4 का एक साथ भाग चला जाएगा पूरा पूरा। 120 तो हो नहीं सकता क्योंकि 120 तो 96 से बड़ा है। 10 हो नहीं सकता क्योंकि 10 का भाग 404 में जाएगा नहीं। 3 हो नहीं सकता है क्योंकि 404 में 3 का भाग जाएगा नहीं। तो केवल 4 ही ऐसा है जिसका भाग 96 में जाएगा एक साथ, और 404 में जाएगा, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4। 6 और 20 का वही एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या देख लो जिसका एक साथ दोनों में भाग चला जाए। तो बताओ आप, 6 का जाएगा क्या, 6 का देखो 6 में चल जाएगा, लेकिन 20 में नहीं जाएगा, तो 6 हो नहीं सकता। 20 का तो ले ही नहीं सकते क्योंकि 20 तो 6 से बड़ी है। 2 का 6 में भी चल जाएगा और 20 में तो हो सकता है, तो बिल्कुल इसका एचसीएफ क्या आएगा, 2 ही आएगा क्योंकि 2 का भाग एक साथ दोनों में जा रहा है। तो ये सारे के सारे आंसर आपने, उम्मीद करता हूँ, समझ में आए होंगे। आगे हम चलते हैं रिक्त स्थानों की ओर। अंडर रूट पी, जहाँ पी एक अभाज्य संख्या है, एक कौन सी संख्या कहलाती है, जो अंडर रूट के अंदर जो भी बच्चे जो भी संख्या आती है उनको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। आप इसको लिख सकते हो अपरिमेय, है ना। √2 जैसे मैं बता देता हूँ, √2, √3, है ना। अंडर रूट के अंदर आपने देखा होगा 6 या 2 प्लस √3, इस प्रकार की संख्या, या फिर आपका पाई, पाई भी एक आपकी क्या है, अपरिमेय संख्या। तो ये थोड़ा सा आप याद रखना कि ये सभी अपरिमेय संख्याएं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा पहले का अपरिमेय, क्या आ जाएगा, अपरिमेय। ठीक है, अगले पे चलते हैं हम, सेकंड पे ऑप्शन पे। संख्याओं में से प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल कहलाता है। सबसे छोटी घात का गुणनफल, अभी मैंने बताया था कि सबसे छोटी घात का अगर आप गुणनफल ले रहे हो तो वो एचसीएफ, और बड़ी घात का एलसीएम, तो इसका जाएगा एचसीएफ।
है ना। तो सेकंड वाले का इसका आ जाएगा महत्तम समापवर्तक या HCF। फिर तीसरा वाला संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात। सबसे बड़ी घात तभी बताया था मैंने आपको, सबसे बड़ी घात हम क्या में लेते हैं, एलसीएम में। सिंपल सा अभी जो पढ़ा है वही इसमें पूछ लिया है। फिर उसमें पूछा है कोई संख्या p बटे क्यू के रूप में है, पी एवं क्यू परस्पर अभाज्य पूर्णांक है, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ऐसी संख्या को अपन बोलते हैं परिमेय संख्या। जो p बटे क्यू के रूप में लिख जाए वो परिमेय, और जिसको p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखे वो अपरिमेय होती है। जैसे एक एग्जाम्पल में देता हूँ आपको, परिमेय का 2/3। 2/3 क्या है, परिमेय। ये ऊपर p है, नीचे क्या है, q है, बस क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। यदि अगले पे हम चलते हैं, नेक्स्ट पर यदि आपको यहाँ पर दिया है कि एच सी एफ का मान यहाँ पर दिया है आपको ए कोमा बी गुणा एलसीएम का मान दिया ए कोमा बी है। मतलब एच सी एफ और एलसीएम का यदि आप गुणा करोगे आपस में तो आपको बराबर मिलेगा ए गुणा बी। रूट दो एक है, तो अब ये तो आपको ही बताना, रूट दो एक अपरिमेय संख्या, अभी बताया मैंने, क्या बोलोगे इसको आप, अपरिमेय, है ना। इस प्रकार का आंसर तो आपको ही देना है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। हम रिक्त स्थानों की पूर्ति अभी कर ली है अपन ने। अब अपन चलते हैं यहाँ पर सही जोड़ी बनाने पर, है ना। तो बच्चों आपको ये सारे क्वेश्चन पढ़ के जाना, इन्हीं में से आपके ऑब्जेक्टिव वार्षिक परीक्षा में बोर्ड में आपको देखने को मिलेंगे, तो अच्छे से आपको तैयारी करना है। सबसे पहले आपको दिया है 2n+1, जहाँ an कोई धन पूर्णांक है। मतलब 2n+1 यहाँ पर आपको जो दिया है इसमें an कोई धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक मतलब आपको जीरो ले सकते हो, एक ले सकते हो, दो ले सकते हो, तीन ले सकते हो, मतलब n की जगह कुछ भी वैल्यू पुट करना है। तो जैसे n बराबर अपन 1 पुट करते हैं, n बराबर अपन क्या 1 पुट करते हैं, तो 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 एकम 2, प्लस का कितना जाएगा 1, और 2 और 1 को जोड़ेंगे 3। मतलब 3 कैसी संख्या है, 3 कैसी संख्या आएगी आपकी, 3 आपको पता है कि विषम संख्या होती है। तो ये किसका फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट बना है विषम संख्याओं का। फिर यहाँ पर अपने को आगे अगला दिया है, नेक्स्ट यहाँ पर दिया है 2 × m। अब 2 × m, 2 में गुणा करना है m का। तो यहाँ पर m की जगह अगर अपन 1 रखेंगे तो 2 एकम 2, फिर m की जगह 1 के बाद में 2 रखेंगे, 2 दूने 4, और फिर m की जगह 3 रखेंगे तो 2 3 6, तो 2 4 6, तो इन सब में 2 का भाग जाएगा। मतलब ये सारा का सारा जो फॉर्मेट बना हुआ है, ये 2 × m वाला, ये एक सम संख्याओं का बना हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सम संख्या आ जाएगा। फिर धन पूर्णांक कौन कौन से होते हैं, तो धन पूर्णांक में आपकी आ जाती है प्राकृत संख्या है, क्योंकि धन पूर्णांक में अगर आप जाओगे तो धन पूर्णांक में आपको मिलेगा 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, और सबके सब क्या मिलेंगे, प्लस वाले भी संख्या मिलेगी, तो इनको बोलते हैं अपन प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर के ही तो आपकी वास्तविक संख्या बनती है, रियल नंबर। वास्तविक संख्या अपन इनको बोलते हैं, जिसमें परिमेय संख्या भी आ जाती है और अपरिमेय संख्या दोनों आ जाती है। अंडर रूट के अंदर -p, मैंने बताया था अंडर रूट के अंदर अगर p आ जाए तो उसको अपन बोलते हैं अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर उसके साथ में माइनस लग जाए, ऋण लग जाए, तो अब याद रखना वो होती काल्पनिक या अधिकल्पित संख्या यहाँ पर आपको दी है। तो ये सही जोड़ी अपन ने पूरी कंप्लीट कर ली है। अगला अपन चलते हैं सत्य असत्य की ओर। मैं आपको अच्छे से समझा दे के चलता हूँ। सत्य असत्य आपको ध्यान से पढ़ के चलना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको सत्य असत्य में दिया है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। जितनी भी प्राकृत संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि आपको पता है कि प्राकृत संख्या बता दूं, प्राकृत संख्या 1 से चालू होती है, 1 2 3, है ना, डेढ़ कहाँ तक, अनंत तक। और पूर्ण संख्या 0 से चालू होती है, 0 0 के बाद में जाएगा 1, 1 के बाद में 2, 2 के बाद में वही 3, और डेढ़ कहाँ तक चल जाएगा, ये अनंत तक चल जाएगा। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या, ये जो प्रत्येक प्राकृत संख्या है ये पूर्ण संख्या होती है। तो हाँ, ये पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ तो गई, क्योंकि 0 के बाद में ही चालू होता है। केवल 0 ऐसा है जो पूर्ण संख्या में आता है, प्राकृत में नहीं आती। बाकी 1 2 3 4 5 तो सब आपकी किसके अंतर्गत आ जाती है, ये सभी प्राकृत संख्या के अंतर्गत आ जाती है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य यहाँ पर बैठता है ना। तो ये पहला वाला ऑप्शन अपना सत्य हो जाएगा। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत संख्या होती है। तो पूर्णांक में 0 आ जाता है, और 0 कभी भी प्राकृत संख्या होती है क्या, नहीं होती, क्योंकि पूर्णांक में तो 0 से चलते, 0 से 1 2 3 ऐसे डेढ़, फिर ये -1 -2 ऐसे। तो अपन ये बोल सकते हैं कि जहाँ पर 0 आ गया तो मैं उसको प्राकृत नहीं बोल सकता हूँ। तो फिर ये बात क्या हो जाएगी आपकी, गलत हो जाएगी। यहाँ पर इसने जो बोला है वो असत्य बोला है, तो ये बात आपकी आ जाएगी रॉन्ग, है ना। ये दूसरा वाला कथन अपना कैसा है बच्चों, असत्य वाला कथन है। थर्ड वाले पे चलते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। अभी मैंने बताया था आपको कि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परिमेय संख्याएं भी आती है और अपरिमेय संख्या आती है। अब यदि मैं परिमेय संख्या को वास्तविक बोल रहा हूँ तो सत्य बात है, इसका उल्टा हमेशा गलत होता है। देखो उल्टा बोला उसने, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तो ये देखो, परिमेय और अपरिमेय दोनों को अपन वास्तविक बोल सकते हैं, लेकिन अपरिमेय को कभी भी वास्तविक नहीं बोल सकते। तो इसका उल्टा ये हमेशा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे की ओर चलते हैं।
ये अगला अपने को असत्य सत्य असत्य दिया, प्रत्येक पूर्णांक p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो बिल्कुल सत्य किया जा सकता है और उसी को हम परिमेय बोलते हैं। अंडर रूट टू एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल असत्य है, अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आपको मैं वापस से बता देता हूँ। पहला सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा असत्य, फिर अपना पांचवा मिला सत्य और छठा मिला असत्य, है ना। अब आ जाइए एक शब्द के उत्तर। 4 एवं 5 का महत्तम समापवर्तक। तो 4 और 5 में एक साथ ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग चल जाए, तो इसमें 4 में एक का चल जाएगा और 5 में भी एक का चल जाएगा। बाकी 2 का 4 में चल जाएगा पर 5 में जाएगा नहीं, 3 का तो दोनों में नहीं जाएगा, 4 का 4 में चल जाएगा, 5 में जाएगा नहीं, 5 का लेंगे ही नहीं क्योंकि 4 में उसका भाग ही नहीं जाएगा। तो 4 और 5 का जिसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर निकले तो उसका एचसीएफ हमेशा एक होता है, तो इसका एचसीएफ एक आ जाएगा। 3 और 12 का एलसीएम, 3 और 12 का एलसीएम मैं यहाँ पर आपको निकाल के बता देता हूँ। 3 और 12 का एलसीएम अच्छे से ध्यान से देखिए। अपने को 3 और 12 का एलसीएम निकालना है। 3 और 12 का क्या निकालना है? एलसीएम। तो आप 3 लिख लो और कॉमा क्या लिख लो 12, और इनमें दोनों में एक साथ अपन भाग देते हैं। 3 से भाग देंगे 3 एकम 3, और इसमें भाग देंगे 3 चौके 12। अब 4 से भाग देंगे 4 एकम 4, और पूरा खत्म हो गया, दोनों एक एक बार आ गया। तो 3 में गुणा करना है 4 का, तो 3 चौक कितना हो जाएगा 12, मतलब 3 और 12 का जो एलसीएम आएगा वो आपका 12 ही आएगा। कितना आएगा आपका यहाँ पर? 12। तो बस आपको इस प्रकार से फैक्टर निकाल के इनका एलसीएम एचसीएफ ले लेना है ना। तो 3 और 12 का मैंने आपको एलसीएम निकाल के बता दिया। अगला चौथा आप अपने को दिया है यहाँ पर, दो संख्याएं ए एवं बी, उनका एलसीएम और एचसीएफ ए भी दिया है, एचसीएफ भी ए भी दिया है। एक्स एवं वाई है, ए बी सी एक्स वाई में क्या संबंध है? तो कुछ भी संबंध नहीं है, अभी अभी मैंने बताया था। ए गुणा बी एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणा कर दो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये याद रखना फॉर्मूला, एलसीएम सॉरी एचसीएफ, इसको एचसीएफ मान लो, है ना। एच सी एफ गुणा एल सी एम, एच सी एफ का गुणा जब मैं एलसीएम से करता हूँ तो बराबर होता है फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या, उसी को लिखा है यहाँ पर इसने, है ना। फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। वापस से मैं बता देता हूँ आपको, सिंपल सा फंडा है ये। एलसीएम का गुणा यदि मैं एचसीएफ से करता हूँ तो वो हमेशा बराबर होता है फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या, मतलब दोनों संख्याओं का एलसीएम निकाल लो और दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकाल लो, दोनों का आपस में गुणा करोगे तो उनका गुणा मिलेगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के बराबर। तो यही वो आपसे पूछना चाह रहा है, तो इसमें आपको सिंपल सा आंसर लिखना है, ए गुणा बी बराबर हो जाएगा एक्स गुणा वाई के, बस, है ना। अगला चौथा दिया है ए बराबर बी क्यू है, तो ए और बी में क्या संबंध है? तो कुछ भी नहीं है, ये जो ए है वो बी का गुणनखंड है, यहाँ पर इसमें आ जाएगा आपका गुणनखंड, है ना। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो पहली यूनिट है मैंने आपको पूरा ऑब्जेक्टिव करवाया है ना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अपने दोस्तों को बता दीजिए कि 10वीं में यदि आप बोर्ड क्लास में हो तो अब पढ़ने का सही मौका आ गया है। आप सभी को बहुत अच्छे से तैयारी करना है। इस प्रकार से मैं शॉर्ट में जल्दी जल्दी फास्ट में आपको पूरा रिविजन करवा दूंगा और सारे ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा। आज मैंने आपको फर्स्ट यूनिट के ऑब्जेक्टिव करवाए वास्तविक संख्याओं के, और कल अपन करेंगे दूसरे चैप्टर के, जो आपका सेकंड नंबर चैप्टर है बहुपद पॉलिनोमियल्स, उसके ऑब्जेक्टिव करेंगे। ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।